गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए सभी लोग। तो ये हमारे पास में अरिथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर सेशन नंबर 4 हमारा यहां पर हो जाता है। ठीक है, इससे पहले जो सेशन हमने डिस्कस किए हैं उसमें अलग अलग वैरायटी जिसके सवाल आप लोगों से रीजनिंग के अंदर अरिथमेटिकल रीजनिंग के पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग आयुष। तो चलिए यहां हमारे पास में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। वेन डायग्राम के ऊपर, बेस्ड ऑन एज के ऊपर आधारित सवाल हमारे पास में हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट अरिथमेटिकल के सेक्शन से क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं जो हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं यहां पे। अब इसी सीक्वेंस में आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहां पे अरिथमेटिक्स के भी जितने टाइप की क्वेश्चंस आप लोगों के रीजनिंग के अंदर पूछे गए हैं वो हर एक टाइप में यहां पे कवर कर रहा हूं। उसका थॉट प्रोसेस और उनको सॉल्व करने का तरीका भी यहां पे डिस्कस होता हुआ चल रहा है। चलें, एक कक्षा में 18 लड़के हैं जिनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है। यदि वे लड़कों की संख्या का 3/4 हैं तो लड़कों की कुल संख्या कक्षा में कुल छात्रों की 2/3 है। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? यानी कि जानकारी आपको इस तरीके से यहां पर दे दी और इसमें आपको बताना है टोटल कितना होगा। इन सवालों में जो रीजनिंग पार्ट है, तर्क का पार्ट है, वो ये कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन लैंग्वेज से समझ के आपको डेटा जो है उससे आंसर की तरफ चलना है। ठीक है, अब 160 सेंटीमीटर से अधिक हमारे पास में कितने लड़के हैं? सवाल ने कहा 18 लड़के ऐसे हैं जिनकी 160 सेंटीमीटर से अधिक है हाइट। ठीक है, गुड मॉर्निंग रोहित, नरेंद्र, आयुष। ठीक है, चलिए 18 लड़के 160 सेंटीमीटर से लंबे हैं। ठीक है, यानी कि आप ऐसे देख लो कि 160 सेंटीमीटर अगर यहां हमारे पास में है तो 18 लड़के हमारे पास में, 18 बॉयज ऐसे हैं जो इससे बड़े हैं। यदि ये लड़कों की संख्या का 3/4 है, कितना कहा? ये हमारे पास 18 जो है 3/4 है। 3/4 का मतलब क्या हो गया? 3/4 है टोटल लड़कों का। कुल लड़कों का 18 3/4 है हमारे पास में। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 3/4 का मतलब है 3:4। ये 3 लड़के हैं अगर 4 टोटल हैं तो। ठीक है, 3 का मान अगर 18 हमारे पास यहां पर है तो 3 छिकी 18, 4 छिकी 24। टोटल लड़के कितने हुए हमारे पास में कि सर कुल लड़के यहां पर होंगे 24। अब इसने कहा है लड़कों की संख्या, कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या कक्षा में कुल छात्रों की 2/3 है। अब इसने कहा कि ये जो 24 है, कुल लड़के जो हैं हमारे पास में, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है हमारे पास में? कुल छात्रों की 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? लड़के 2/3 हैं। ठीक है, 2/3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 1/3। इनमें अनुपात कितना आ जाएगा? 2:1 लड़कों और लड़कियों का है। कितना है? 2:1। अब 2:1 हमारे पास में लड़के और लड़की यहां पर हैं तो हम जानते हैं लड़के टोटल हैं 24, तो लड़कियां कितनी होंगी? 2 का मान 24 है तो 1 का मान 12 होगा। टोटल की अगर बात की जाए तो 36 हमारे पास में छात्र यहां पे होंगे जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। अब इसने पूछा है केवल लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां हैं साहब 12 हमारे पास में। अगर कुल पूछता तो कुल हमारे पास 36 छात्र हैं। इन 24 लड़कों में से 18 की हाइट 160 सेंटीमीटर से ऊपर है। यानी इस सवाल ने कुछ नहीं किया, अलग अलग तरह की जानकारी को यहां पर रिप्रेजेंट आपके सामने इसने किया है। अलग अलग तरह की सूचना को केवल इसने आपके सामने दर्शाया है। ओके, नेक्स्ट आओ। ठीक है, अच्छा, मॉक का स्कोर रोहित बढ़ाना है तो देखो मॉक का स्कोर बढ़ाने का तरीका क्या होता है। मॉक के स्कोर को बढ़ाते टाइम जब भी आप मॉक करो तो आप एनालाइज करो कि आप कौन कौन से टॉपिक्स में बार बार गलतियां कर रहे हैं। जिन टॉपिक्स में बार बार गलती हो रही है तो उसमें ज्यादा उलझो मत, उसमें आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की जरूरत है। हो सकता है पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, हो सकता है एक टॉपिक के कुछ छोटे से पार्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे लेवल पे क्लियर नहीं है।
ठीक है। तो जब आप मॉक्स देते हो और मान लो एक ही टॉपिक में बार बार दिक्कत आ रही है, तब उसकी थ्योरी को देखो, उसकी थ्योरी को डेप्थ में पढ़ो, क्योंकि आपने उसको जितने डिटेल में पढ़ना चाहिए उतने डिटेल में कवर नहीं किया है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर आपने पढ़ रखा है तब भी स्कोर आप लोगों का इंप्रूव नहीं हो रहा, ठीक है, जब आप कोर्स पूरा कर लेते हो और उससे प्रैक्टिस करते हो तो एक चीज तो तय है कि आपके 80-90% स्कोर तो आना चाहिए। 10-15% आप गलत कर सकते हो चीजें आने के बाद भी, टाइम लग रहा है उसमें, ठीक है। अब टाइम इंप्रूवमेंट के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होती, ठीक है, हर एक टॉपिक के अंदर, क्योंकि तर्क करके बहुत तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो अलग अलग बार जब आप प्रैक्टिस करते हो तो जो पढ़ चुके हो उसकी प्रैक्टिस हो रही है, और हर बार कुछ नए क्वेश्चंस आप एक्सप्लोर कर रहे हो जिनका थॉट प्रोसेस और उनके अंदर क्या आर्गुमेंट होना चाहिए ये आप एक्सप्लोर करते हुए चलते हो। तो प्रैक्टिस और कॉन्सेप्चुअल पार्ट को पैरेलल आप चलने दो। ये एक तरीका है कि मॉक में आप बेहतरीन स्कोर बहुत जल्दी अचीव करोगे। ओके, यहां देखो, अब अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। ए फादर इज नाउ 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। बाप जो है पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। 5 साल पहले वे अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। बेटे की उम्र क्या है? ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड टाइप है क्वेश्चंस के यहां पर। तो यहां पे टाइमलाइन हमने बना दी, ठीक है, ये हमारे पास में वर्तमान है और ये भूतकाल है, और यहां इसने बात करी है 5 साल पहले की। कितने साल पहले की? 5 साल पहले हमारे पास क्या सिचुएशन थी। तो ध्यान से देखना, पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, तो फादर और सन हमारे पास में यहां पर जो है, ठीक है, 3 गुना बड़ा है, यानी कि 3:1 है। बेटे की उम्र और पिता की उम्र में 3:1 है। 5 साल पहले इसने बताया था 4 गुना बड़ा था, तो फादर और सन 4:1 हमारे पास में 5 साल पहले था, ठीक है। तो ये हमको अनुपात पता है, और ये वाला स्टैंडर्ड टाइप है आपके पास में। इन सवालों में मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। यहां रेशियो अगर दे रखा है तो एक चीज हमारे पास में सबसे बेसिक हो जाती है जब भी हम एज के प्रश्नों को हल करते हैं, वो क्या है कि 2 व्यक्तियों के बीच में आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, ठीक है। हम अनुपात को भी इसी नजरिए से देखेंगे। हमने कहा कि सर यहां तो 3 का अंतर है और यहां 2 का अंतर है, लेकिन वास्तव में तो इनके बीच में अंतर कभी बदलना नहीं चाहिए। तो हमारा पहला काम है अनुपात में इस अंतर को बराबर करना, ठीक है। यहां 2 का अंतर है, यहां 3 का अंतर है। अगर हमें इसको बराबर करना चाहते हैं तो इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा और इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा। इस अंतर से इधर गुणा कर दो, इस अंतर से इधर गुणा कर दो, या इनके एलसीएम से गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो, 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 8:2, और यहां हो जाएगा हमारे पास में 9:3, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, यहां भी अंतर 6 है और यहां भी अंतर 6 है, यानी अनुपात में हमने दोनों के बीच का अंतर बराबर कर दिया, बेसिक लगा दिया। अब देखना, 8 से 9 हो रहा है और 2 से 3 हो रहा है। दोनों बार केवल कितने का अंतर आया है? 1 का अंतर आया है। कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। अब तुलना करो कि अनुपात में 1 का अंतर है, वास्तव में 5 साल का अंतर है। अनुपात में 1 साल का अंतर है, वास्तव में 5 साल का अंतर है। यानी वास्तविक आंसर लाने के लिए आपको इसे गुणा करना पड़ेगा 5 से। 5 से आप गुणा करोगे तो यहां आ गई हमारे पास में 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10। यहां 5 से गुणा करोगे 9 पंजे 45 और 5 दिया 15। आप खुद देख लो, यहां पिता की आयु का 4 गुना है और यहां पिता जो है बेटे की आयु का 3 गुना है। यानी कि ये हमारे पास एग्जैक्ट सिनारियो है। भूतकाल में पिता की उम्र 40 थी, 5 साल बाद 45 हो गई। भूतकाल में बेटे की उम्र 10 थी, 5 साल बाद 15 हमारे पास में हो गई। इस तरीके से आप केवल थॉट प्रोसेस इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। कोई आपको फॉर्मूला XY मानने की आवश्यकता इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो बेटे की उम्र वर्षों में है, ये वर्तमान उम्र आप लोगों से पूछ रहा है। तो वर्तमान में बेटा 15 साल का है और 5 साल पहले ये 10 साल का था। नेक्स्ट, अगला देख, एक वेटर का वेतन अपने वेतन और टिप से मिलकर बनता है। क्या कहा? वेटर का जो वेतन है उसका खुद का जो सैलरी मिलती है वो प्लस उसका जो टिप मिलता है उससे मिलकर बनता है। एक सप्ताह के दौरान उसकी टिप उसके वेतन की 5/4 थी।
क्या कहा? एक सप्ताह ऐसा था जब उसकी जो टिप थी उसके वेतन की 5/4 थी। 5/4 का मतलब है कि वेतन की भी 5/4 उसको टिप मिल गई। उसकी आय का कितना भाग टिप से आता है? ठीक, उसकी आय का कितना भाग उसकी टिप से आता है? ए वेटर सैलरी कंसिस्ट ऑफ हिज सैलरी एंड टिप्स ड्यूरिंग 1 वीक हिज टिप्स वर 5/4 ऑफ हिज सैलरी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज इनकम केम फ्रॉम टिप्स? टिप से कितना भाग सैलरी का आया? ठीक है, तो बताइए। यहां इस प्रकार से जानकारी आपको दे रखी है। इन सवालों में क्या है कि आपको प्रश्न को समझना होता है कि वो जानकारी किस प्रकार से आपको दे रहा है, वो सिचुएशन कैसी है आपके पास में। ठीक है, तो यहां आप देखो, अगर इस वेटर की हम लोग बात करते हैं तो इसकी भैया जो सैलरी है, टोटल सैलरी, वेतन जो है, वो इसको डायरेक्टली मिलने वाला वेतन और टिप से मिलकर बनती है। ठीक है, एक सप्ताह के दौरान उसकी टिप जो है उसके वेतन की 5/4 थी। एक सप्ताह क्या हुआ कि उसकी जो टिप थी उसके वेतन की 5/4 थी। ठीक है, अब वेतन जितना भी होगा, मान लो x है तो ये x का 5/4 हमारे पास में थी। उसकी आय का कितना भाग टिप से आता है? आय का कितना भाग टिप से आता है? तो आय कितनी हो गई इसकी यहां पे हमारे पास में कि सर आय दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगी हमारे पास में x + 5/4x। आप यहाँ नीचे 4 कॉमन लोगे तो ये बनेगा हमारे पास में 4 और 5 9x, 9/4x टोटल है। ठीक है, 9/4 हमारे पास टोटल सैलरी है और इसका 5/4 भाग इसका टिप से आता है। तो इनका अनुपात चाहिए, बस क्या ही बचा यहाँ पे कि सर ये तो है टोटल आय और ये है भाई साहब की टिप यहाँ पे। तो रेशियो देख लो क्या हो गया, 5:9। इसको आप दर्शाओगे 5/9 से। ये जो भाग का चिन्ह है ये भी किसको दर्शाता है? अनुपात को यहाँ पे दर्शाता है। कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखें। यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप 3 कितनी बार लिखते हैं? ये बहुत प्यारा सवाल है ये। मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इस तरह के सवाल यूपीएससी में बहुत पूछे गए हैं, एसएससी में बहुत पूछे गए हैं, रेलवे के अंदर इस तरह के सवाल काफी बार पूछे गए हैं और आपका हर एक स्टेट लेवल के एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये इतने प्यारे सवाल हैं, आपको ग्रेड ए की जॉब से लेकर के ग्रेड डी की जॉब तक आपको जितनी भी वैकेंसीज के एग्जाम होते हैं उन सब में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है ये। बचपन में ऐसे सवाल आपने सुने होंगे और नहीं सुने होंगे तो आप सवालों से भागने वालों में से थे। ठीक है, तो अब नहीं भागना है। 1 से 100 तक आप लिखते हो तो 3 कितनी बार आता है? चलो मैं आपको पूरा समझाता हूं कि 1 से 100 तक अगर हम लोग गिनती लिखते हैं तो हर डिजिट कितनी बार आती। ठीक है, इसको बहुत प्यार से समझना, ये डायरेक्टली आपको ध्यान होना चाहिए, हर बार लिखने का समय नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, ठीक है, डिजिट्स इन 1 to 100 नंबर्स, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक। और बहुत प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। हम देखा जाए यहां पे तो सर हमारे पास में 0 से 9 तक की संख्याएं हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमारे पास में 10 से 19 तक की संख्याएं हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हमारे पास में 20 से 29 तक की संख्याएं। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। हमारे पास में 30 से 39 की संख्याएं। 30 31 32 33 34 35 36 7 8 9।
40 से 49 तक 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 to 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59। यहाँ पर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75। आपको इतना जबरदस्त थॉट प्रोसेस बताऊंगा कि यही नहीं, 1000 तक की संख्याओं पे भी सवाल बनेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक नजरिया ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आप बिना लिखे आंसर ला पाओगे। ठीक है, एक विजन जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उस विजन को आप समझना, क्योंकि वो आप समझ गए तो हो जाएगा खेला। ठीक है, और ये लास्ट हमारे पास में 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और 100 को हम अलग लिख देते हैं भैया, ये लो। ठीक है, तो इसमें कई तरह के सवाल आपके सामने आते हैं, मैं सारे एक साथ डिस्कस कर देता हूं। 1 से और 100 तक हम लोग जा रहे हैं, तो हमारे पास में, ठीक है, 0 से 9, अगर 0 को भी शामिल कर रखा है तो हमारे पास में 10 अंक हैं एक डिजिट के, और अगर 0 को शामिल नहीं किया है तो 9 अंक हैं एक डिजिट के। ठीक है, रही बात, फिर हमारे पास में अगर 2 अंकों की संख्या की बात करूं तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। ठीक है, और इनके बीच में टोटल आपको चाहिए। ठीक है, तो कभी भी एक संख्या से और दूसरी संख्या के बीच में सारी संख्याएं चाहिए तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो 99 में से 10 घटाओ 89 और इसमें 1 जोड़ दो 90। 90 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की। ठीक है, और 100 हमारे पास में 3 अंकों की संख्या है। तो ये तो रही कैटेगराइजेशन हमारे पास में यहां पर। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, हर एक प्रकार के अंक की बात कर रहे हैं। जैसे सवाल ने हमसे केवल यह पूछा, इस सवाल की मैं बात करूं तो इसने तो केवल यह पूछा 3 कितनी बार है। अब कल को आ जाएगा 4 कितनी बार आ रहा है, 9 कितनी बार आ रहा है, 10 कितनी 0 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, बेहद आसान चीजें हैं हमारे पास में। ठीक है, यहां देखो अगर हम 1 से 100 तक की यहां पर बात करते हैं तो आपने क्या देखा यहां पे। ठीक है, इस 0 को कंसीडर नहीं किया जाता, इसके बारे में नहीं पूछा जाता, ये मैंने लिखा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के रूप में। ठीक है, इसको ज्यादा जगह कंसीडर नहीं किया जाएगा, इवन 0 में भी नहीं गिना जाएगा इसको, क्योंकि 1 से 100 तक इसने पूछा है। कहां से कहां तक? 1 से 100 तक। ठीक है, तो अब देखो, अगर जैसे हम लोग देखें 1 से 9 तक के अंक थे, ये 9 अंक है। ठीक है, 1 से 9, यहां पर भी इकाई का अंक देखो 1 से 9, यहां पर भी इकाई का अंक देखो 1 से 9, यहां पर भी इकाई का अंक देखो 1 से 9, यहां इकाई का अंक देखो 1 से 9, यहां इकाई का अंक देखो 1 से 9, यहां भी इकाई का अंक 1 से 9 तक है, 1 से 9 तक है, 1 से 9 तक है, 1 से 9 तक है। यानी इकाई का अंक बाबू हमारे पास में 1 से 9 तक कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। इन 10 के 10 लाइनों में हमारे पास 1 से 9 तक के अंक जो हैं वो एग्जैक्टली 10 बार हैं। ठीक है, क्या देखा हमने? कंक्लूजन हम इधर लिखते हुए चलेंगे, कंक्लूजन, निष्कर्ष जो डायरेक्टली निकल रहे हैं। ठीक है, निष्कर्षों में हमने डिस्कस किया कि सर हमारे पास में एक अंक की संख्याएं कितनी हैं, सिंगल डिजिट्स कितने हैं हमारे पास में, सिंगल डिजिट नंबर, तो ये हैं हमारे पास 9, 1 से 9 तक की संख्या। ठीक है, डबल की बात करूं मैं, 2 अंकीय संख्याएं, तो ये हमारे पास में है, ये रैंकिंग लगा दी इसके अंदर मैंने, 90। ठीक है, ऐसे ही कभी आपको 3 डिजिट पूछ लिया जाए, इससे आगे पूछा जाए, सिंपल ये करना है आपको।
ठीक है, जो रैंकिंग में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना वो लगा देंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, और इसमें 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास में कि सर 899 + 1 900। ठीक है, 4 अंकों की पूछता यही प्रोसेस चलता, 9 90 900 9000 90,000 9 लाख। अब आप समझ गए, डिजिट्स वाइज हम आंसर कर सकते हैं, ऐसा बेसिक सवाल आए तो कितने अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं हमारे 1 से 100 तक के पार्ट पे। तो यहां हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारे पास में 0 0 को चलो मैं अलग से गिनूंगा। 1 से 9 की बात की गई तो सर इकाई अंक के रूप में 1 से 9 तक इकाई अंक के रूप में हमारे पास में 10 बार, कितनी बार 10 बार। 99 तक हमने देखा तो 1 से 9 हमारे पास में कितनी बार है 10 टाइम्स, 10 बार इकाई अंक के रूप में। कैसे है, यूनिट डिजिट के रूप में। ठीक है, तो 10 बार तो हो गया भैया। अब देखना इकाई अंक को छोड़ दो, दहाई के अंक पे आओ, तो अब आप देखेंगे कि सर 1 की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये तो इकाई अंक के रूप में यहां पे है, दहाई अंक के रूप में हमारे पास में, ठीक है, यहां भी 10 संख्याएं हैं, इकाई का अंक हमारे पास में कितनी बार आ रहा है 10 बार आ रहा है। 1 कितनी बार आ रहा है दहाई के अंक में 10 बार, 1 10 बार आ गया, इधर 2 10 बार आ गया, इधर 3 10 बार आ गया, इधर 4 10 बार आ गया, इधर 5 10 बार आ गया, इधर 6 10 बार आ गया, इधर 7 10 बार आ गया, इधर 8 10 बार आ गया, इधर 9 10 बार आ गया। ठीक है, तो प्रत्येक 10 10 के गैप में हमारे पास 1 से 9 तक की संख्याएं वापस से कितनी बार आ गई कि सर 10 टाइम और हमारे पास में कहां पे दहाई के अंक के रूप में 10th प्लेस डिजिट के रूप में हमारे पास में 10 टाइम्स और ये डिजिट्स आ गए, और यूनिट डिजिट के रूप में भी हमारे पास में 10 बार आ गए। यानी कि हम क्या देख सकते हैं, अगर हम 99 तक गिन रहे हैं, 99 तक अगर हम संख्याओं को गिनते हैं तो 1 से और 9 तक, 0 को छोड़ के, अभी हमने 0 की बात नहीं करी है, 0 की करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 से 99 तक अगर हमने बात करी यहां पे, ठीक है, तो हमारे पास में 1 से 9 तक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 20 बार है बाबू। कितनी बार 20 बार, 20 टाइम्स। 1 to 9 हमारे पास में कितनी बार है 20 टाइम हमारे पास में यहां पर है। लेकिन अगर हम 0 की बात करते हैं, 0 की, तो 0 भैया हमको यही मिलेगा, ये अकेला 0 तो गिना नहीं जाता क्योंकि 1 से 100 तक की बात करी है इसने। तो 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हमारे पास 0 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है 9 बार आ रहा है। और अगर 9 बार आ रहा है और 2 बार इधर है बाबू, 100 का और ले लिया जाए तो 9 + 2, तो हमारे पास में 0 का पूछा जाए तो 9 + 2, ये 2 है इसमें 100 में आने वाला, तो 0 तो बाबू 11 बार ही आ रहा है। कितनी बार आ रहा है 11 बार हमारे पास में 0 आ रहा है, 11 टाइम्स। ठीक है, 11 बार हमारे पास में 0 आ रहा है, 20 बार हमारे पास में 1 से 9 तक आया। लेकिन एक चीज देखना, जब हम अगर 100 को भी शामिल कर रहे हैं तो 100 में एक तो 0 थे 2 और 1 भी है, क्या है 0 भी है और 1 भी हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो 0 और 1 हमारे पास में यहां पर है, तो अब हमने देखा कि 1 हमारे पास में एक्स्ट्रा यहां पर हो जाएगा। तो 1 की संख्या अगर मुझे चाहिए तो 20 बार तो है ही हमारे पास में, 20 + 1 ये कितनी बार हो रहा है हमारे पास में 21 बार। 1 से 100 तक में 1 कितनी बार आया 21 बार। अब इनके अलावा कोई भी संख्या है 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब के बारे में हम बोलेंगे ये कितनी बार हैं 20 बार। कितनी बार हैं 20 बार हमारे पास में ये आते हैं। क्लियर है,
इस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस है, ये ध्यान रखना आप डायरेक्टली, क्योंकि इनके ऊपर आने वाले सवाल आप जब तक जॉब नहीं लगते किसी न किसी प्रकार की, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे ये, ठीक है, भागते रहेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप भागो इनके पीछे, ठीक है। तो 3 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। अगर ये 4 का पूछता, 4 भी 20 बार आता। 9 का पूछता, 9 भी 20 बार आता, ठीक है। 10 का पूछता, 10 भी क्या कहते हैं, 8 का पूछता, 8 भी 10 बार आता, ठीक है। तो सिंगल डिजिट के रिपीटिशन के ऊपर हमने बात कर ली, ठीक है। अगर कोई ये पूछ ले आपसे कि अंक कितने हैं टोटल 1 से 100 तक, अंक, संख्या नहीं पूछी, अंक कितने 1 से 100 तक, 100 संख्याएं, ये थोड़ी पूछेगा आपसे अंक कितने। तो ये 9 संख्याएं थी 1 अंक की, ठीक है, और यहां 90 संख्याएं हैं 2 अंकों की, 90 संख्याएं हैं 2-2 अंकों की। तो 90 गुणा 2 180 अंक, 180 प्लस 9 189 अंक हैं, 189 प्लस 3 192 अंक हैं टोटल। टोटल कितने डिजिट्स हैं? तो यहां हमने क्या देखा, 189 प्लस 100 के 3 192 अंक हैं टोटल। अंक मतलब 9 को अलग गिन रहे हैं, 2 को अलग गिन रहे हैं, 9 को अलग, 3 को अलग। 93 एक नंबर है, 9 और 3 इसके अंदर अंक है, ठीक है। यहां 4 एक संख्या है, डिजिट भी है इसके अंदर 4, और ये एक संख्या है हमारे पास में, क्योंकि अपने आप में रिप्रेजेंट कर रही है। तो 192 अंक आ रहे हैं टोटल। अंकों के ऊपर भी सवाल आता है, और कौन सा अंक कितनी बार आ रहा है इसके ऊपर भी सवाल आता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। यदि 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहों को मारती हैं, तो 4 बिल्लियां कितने दिनों में 4 चूहों को मारेंगी, ठीक है। अब समय व कार्य तो आप मैथ्स में पढ़े होंगे स्कूल टाइम में। यहां कुछ इंटरेस्टिंग सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं कि 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहों को मारती हैं, ठीक है। बिल्लियां भी 100, दिन भी लिए हैं 100, और चूहे भी मारे हैं 100, ठीक है। तो 4 बिल्लियां कितने दिनों में 4 चूहों को मारेंगी? बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है ये। कितने लोगों को ये टाइप पता है? एक बार आपको पता लग जाए तो फिर आगे आप पता रखते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं कि बार बार भाषा को बदल बदल के आप लोगों से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हमेशा से बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पूछे जाते हैं। देखो, पहेली सा लग रहा है एक सवाल आपके पास में, और रीजनिंग के अंदर ये वाले सवाल आप लोगों के कई बार पूछे जा चुके हैं। ये आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं, रेलवे के सभी एग्जाम्स में, ठीक है। इवन इससे ऊपर आप सीसेट यूपीएससी के एग्जाम में जाते हो, या आपके पास नीचे आप किसी और एग्जामिनेशंस में जाते हो, ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल के, हर जगह आप लोगों से ऐसे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। हल्का सा सोचना होता है, एक बार आप सोच लिए सिचुएशन के बारे में तो आपको दिक्कत नहीं आती है। ध्यान से देखो, 100 बिल्लियां हैं, 100 चूहे हैं, और दिन है तो स्टैंडर्ड टाइप है इनके। अब देखना, 100 बिल्लियां हैं, 100 चूहे हैं, तो बिल्ली खाली तो नहीं रहेगी भाई, ठीक है। अब ऐसा आप देखो कि भाई 100 बिल्ली रख दी और उसमें से केवल 99 ही चूहों को पकड़ रही हैं, एक खाली है, ऐसा नहीं है। हम मान के चलेंगे सभी बिल्लियां चूहों को पकड़ रही हैं। अब अगर ऐसा है तो एक बिल्ली एक चूहे को टारगेट करेगी, एक बिल्ली एक चूहे को टारगेट करेगी, 100 बिल्लियां 100 चूहों के पीछे भागेंगी, सबका अपना एक चूहा है, ठीक है। और इसको मारने में कितने दिन लग रहे हैं? अब एक बिल्ली का तो पूरा ध्यान एक चूहे पे है, और उस चूहे को मारने के लिए उसको कितने दिन चाहिए? 100 दिन। कितने दिन चाहिए? 100 डेज उस बिल्ली को लग रहे हैं उस चूहे को पकड़ने में। यानी एक बिल्ली एक चूहा भी पकड़ेगी, एक बिल्ली एक चूहा भी पकड़ेगी तो भी 100 दिन लगेंगे। 4 बिल्लियां 4 चूहे भी पकड़ेंगी तो भी 100 दिन लगेंगे। 10 बिल्लियां 10 चूहों को पकड़ेंगी तो भी 100 दिन लगेंगे। 99 बिल्लियां 99 चूहों को पकड़ेंगी तो भी 100 दिन लगेंगे। अल्टीमेटली ये कंक्लूजन आप यहां से निकाल पाओगे कि एक बिल्ली एक चूहे को 100 दिन में पकड़ती है। कितने दिन में पकड़ती है? 100 दिन के अंदर पकड़ती है,
ठीक है भाई, 100 दिन लग रहे हैं बिल्ली को चूहे को पकड़ने में। अब एक बिल्ली और एक चूहा और आ जाएगा तो भी पैरेलली उन्हीं 100 दिन में पकड़ेगा। ठीक है, आप 100 कमरों में एक बिल्ली और एक चूहा डाल दो, 100 दिन लग रहे हैं तो सभी 100 दिन के अंदर अंदर सभी बिल्लियां चूहों को पकड़ लेंगी। ठीक है, अब इसमें खुद का तर्क नहीं लगाना कि सर हमारे घर की बिल्ली तो 2 मिनट में पकड़ लेती है, ये वाली बिल्ली स्लो क्यों है। ठीक है, होगी भैया, हमें क्या मतलब, 100 दिन में पकड़ रही है। ठीक है, तो ये सार होता है इन प्रश्नों का, इस तरीके से आपको सोचना होता है यहां पे। ठीक है, क्या करना होता है, सोचना होता है। अब टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, किससे कर सकते हो, टाइम एंड वर्क से, यानी कि एफिशिएंसी गुणा डेज जो है ये वर्क होता है, उससे कई बार आप रिलेट करके इन चीजों को देखते हो। ठीक है, चलिए तो यहां 100 ही हमारे पास में आएगा। अब ये बार बार घुमा के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ और लिख देगा, चूहे बिल्ली की जगह कुछ और यहां पे लिख देगा कि 4 आदमी 4 दिनों में 4 गड्ढे खोदते हैं, तो बताओ एक आदमी एक गड्ढा कितने दिनों में खोदेगा, वही 4 दिनों में। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर सवाल आपसे पूछे जाते हैं, थॉट प्रोसेस ये आपका रहना चाहिए यहां पर। नेक्स्ट, अगला, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं। क्या कहा इसने, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है। ठीक है, और क्रम से 6, 5, 7, 10, 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। शुरुआत में एक को छोड़कर वे 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे। शुरुआत में जो एक बार घंटियां बजी हैं, उसके बाद दोबारा ऐसा टाइम कब आएगा जब एक ही बार सारी घंटियां बज रही हैं। ठीक है, ये सीधा स्टैंडर्ड टाइप है हमारे पास में, किसका, एलसीएम का टाइप है ये हमारे पास। ठीक है, अभी मान लो सभी घंटियां एक साथ बजी, अलार्म बज गई मान लो एक साथ 5 तरह की। अब क्या होगा कि हर अलार्म कुछ कुछ टाइम के बाद रिपीट होती है। एक अलार्म 6 मिनट के बाद, एक 5 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद रिपीट होती। तो ऐसे रिपीट होती हुई चलेंगी अलग अलग टाइम पे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सारी के सारी दोबारा से एक ही टाइम पे बजेंगी। तो इसने यही पूछा है कि शुरुआत में एक साथ बजी हैं, तो बताओ दोबारा एक साथ बजने के लिए कितना समय जाएगा। तो आपको ऐसे सवालों में एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो एलसीएम अगर हम लोग लें 5, 6, 7, 10 और 12, इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। ठीक है, अब एलसीएम लेने का तरीका, 5 तो पूरा 10 में है, हटा दो, 6 पूरा 12 में है, हटा दो। ठीक है, बाकी जो बचे हमारे पास, इनमें आप देखो ये 2 गुणा 5 है और ये 2 गुणा 6 है, दो दोनों में है तो एक बार ही लो बस उसको। ठीक है, अब देखो 70 और 6 420 हमारे पास, 420 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये एलसीएम का थॉट प्रोसेस मैंने आपको दिया, ऐसे नहीं करना है तो टेबल बना के जैसे आप देखते हो वैसे आप निकाल सकते हो। 420 एक ऐसी संख्या है जिसमें इनमें से प्रत्येक संख्या का भाग जाएगा। क्या होगा, प्रत्येक संख्या का भाग हमारे पास में यहां पर जाएगा। अब एक साथ कब बजेंगी, तो ये सेकंड दे रखा है, दोबारा बजेंगी 420 सेकंड्स के बाद। कितने सेकंड के बाद, 420 सेकंड। 420 सेकंड को हम लिख सकते हैं 7 मिनट। 7 मिनट के बाद दोबारा बजेंगी। ठीक है, अब इसने कहा है 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, हर 7 मिनट में, हर 7 मिनट में दोबारा बज रही है। ठीक है, तो 1 घंटे की मैं बात कर दूं यहां पे, तो आप ध्यान से देखो, यहां एक साथ बजी थी, फिर 7 मिनट पे बजी, 14 पे बजेंगी, 21 पे बजेंगी, 28 पे बजेंगी, 35 पे बजेंगी, 43 पे बजेंगी। ठीक है, 49 पे बजेंगी, 56 पे बजेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
8 बार ऐसा होगा कि 1 घंटे में ये हमारे पास में दोबारा बजी है 1 घंटे के अंदर। बल्कि अगर हम इसके शुरुआती स्टेज को भी लेकर के चलें, ठीक है, आप ऐसे समझना, शुरुआती स्टेज को भी लेकर के चलें, 56 के 7 मिनट बाद वापस से आप देखो, 56 के 7 मिनट बाद वापस से आप देखो, ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, यहां से शुरू हुआ था ये हमारे पास में, ठीक है, तो 9 बार ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली कितनी बार हो जाएगा, 9 बार, क्योंकि हम शुरुआत वाला भी तो गिनेंगे, ठीक है। या इसने कहा है एक को छोड़कर आंसर मांगना है तो 8 देंगे। सवाल की भाषा पे डिपेंड करता। अगर ये पूछता कि 1 घंटे में टोटल कितनी बार बज सकती है, तो 1 घंटे में 9 बार बज सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये बोल रहा है कि पहली बार को भूल जाओ और फिर बताओ कितनी बार बजेंगी, यानी ये पूछना चाह रहा है इस अंदाज में कि मान लो यहां पहली बार बजी तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, यानी कि हमारे पास 8 बार और बजेंगी ये चीज, बाकी बजेंगी 9 बार 1 घंटे में। नेक्स्ट, शहर एक्स से एक बस शुरू होती है, बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। शहर एक्स से बस शुरू होती है और बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है, ठीक है। शहर वाई में 10 पुरुष बस में से उतरते हैं, 5 महिलाएं प्रवेश करती, ठीक है। तो यहां आप ये देखो, मैन एंड वेमेन हमारे पास में कितने थे कि सर ये 2:1 थे। फिर क्या होता है कि हमारी ये अनुपात दे रखा है, फिर आदमी 10 उतर जाते हैं, महिलाएं 5 आ जाती, ठीक है। ये हमारे पास सिचुएशन हुई। अब पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है, और ऐसा होने से पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती। क्या कहा इसने कि 10 आदमियों के उतरने और 5 औरतों के और आने से पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के इसने, अगर इसको हम ऐसे देखें, मान लो x हम मान लें तो पुरुषों की संख्या 2x है, 2x में से 10 कम हुए, महिलाओं की संख्या x है, इसमें 5 जुड़ी, तो ये बराबर हो जाती हैं, ऐसे इक्वेट करवा रहा है। तो यहां से आ जाएगा x बराबर 15, यानी कि पहले 15 महिलाएं थी, 30 पुरुष थे। अब 30 में से 10 उतर गए तो 20 बचे, और 15 महिलाएं थी, 5 और चढ़ गई तो 20 हो गई, 20-20 बराबर। तो शुरुआत में कितने यात्री बस में चढ़े, शुरुआत में कितने यात्री हैं, तो शुरुआत में साफ देखा जाए तो 3x और 1x है। तो शुरुआत में है हमारे पास में टोटल, स्टार्टिंग की बात करूं अगर मैं, तो स्टार्टिंग में टोटल कितने हैं, 3x, और 3 गुणा x का मान है 15, 45 लोग हैं पुरुष और महिला मिला के। शुरुआत में कितने लोग हैं, 45 हमारे पास में टोटल वहां पे हैं, ठीक है। क्या है, 45 हमारे पास टोटल यहां पे है। नेक्स्ट, अगला देखो, ABCDE ताश का खेल खेलते हैं। क्या खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं 5 लोग। ए और सी के पास, ई के पास जितने कार्ड हैं उसके दुगने कार्ड हैं, ठीक है। सिचुएशन दे दी। अब ये सिचुएशन बेस्ड ऑन, आप इसको पजल भी कह सकते हो, अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन भी इसको कह सकते हो, ठीक है। तो यहां देखो, ए और सी के पास, ई के पास जितने कार्ड हैं उसके दुगने कार्ड हैं, ठीक है। तो ए और सी के पास मिला के जो है ना वो क्या है, ई के पास जितने कार्ड हैं उसके दुगने हैं। इसको हमने दर्शा दिया ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। बी और डी के पास भी उतने ही कार्ड हैं जितने ए और सी के पास में। बी और डी के पास भी उतने ही हैं जितने ए और सी के पास में, यानी कि बी प्लस डी के भी बराबर है। यदि उनके पास कुल मिलाकर 150 कार्ड है, कुल मिलाकर का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 150 है। तो आप ये बताओ सी के पास कितने कार्ड हैं, ठीक है। तो हमें पता है ए प्लस सी और बी प्लस डी बराबर हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इन सबको मिला के मैं लिख देता हूं x। क्या लिख दिया मैंने, x। ध्यान से देखना, मैंने सबको बराबर कर दिया x के। तो a प्लस सी को भी हम क्या लिखेंगे, x, b प्लस डी को भी हम लिखेंगे x, और e को क्या लिखेंगे, e का मान होगा x/2।
ये है 150। तो यहां से हमारे पास में क्या आया, इनको जोड़ोगे तो 2x, 2 दूनी 4 और 1 5x/2, 5.5 बराबर 150। तो x आ जाएगा 5 से 30 दूनी 60, x का मान है 60। ठीक है, तो a प्लस सी का मान भी 60 है, e का मान 30 हो जाएगा, b प्लस डी का मान भी 60 है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में ए एंड सी टुगेदर हैव ट्वाइस एज मेनी कार्ड्स एज ई हैज। तो इसने पूछा है सी के पास कितना, हाउ मेनी कार्ड्स हैज सी गॉट। तो सी के कार्ड यहां बताने के लिए और जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि a प्लस सी का मान 60 है, इतना हम कह सकते हैं। इंग्लिश में देखो और कोई जानकारी है, इफ यू गिव मी 3 कार्ड्स यू विल हैव एज मेनी as I have at the moment, while if D takes 5 cards from you, he will have as many cards as E has. ओके, ये जानकारी तो खा गया ये। देखो इतनी बड़ी अत्याचार कर दी इसने, ये जानकारी हिंदी में नहीं लिखी इसने, सवाल बनाने वाले को ये चीज देखनी चाहिए। इफ यू गिव मी 3 कार्ड्स, ठीक है, मतलब मैं देख रहा हूं, मैंने बनाया। ओके, तो इफ यू गिव मी 3 कार्ड्स यू विल हैव एज मेनी एज आई हैव एट द मोमेंट। ये कह रहा है ए ने बी से कहा, बी से कहा कि यदि तुम तीन कार्ड्स दे दोगे तो तुम्हारे पास मेरे बराबर कार्ड हो जाएंगे। While if D takes 5 cards from you, और यदि D तुमसे 5 कार्ड ले लेता है, और यदि D तुमसे ले लेता है, D takes 5 cards from you, B से you will have as many as E has, तो तुम्हारे पास E के बराबर कार्ड होंगे। ठीक है, चलिए भाषा रूपी सवाल है, और ऐसे ही सवाल फिर रीजनिंग का पार्ट इन्वॉल्व करते हैं कि हाँ इसमें कुछ तर्क लग रहा है, भाषा को समझ के उसको मैथमेटिकल इक्वेट करना, उसके बारे में सोच पाना इज पार्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, ओके ज्योति, यहां देखो ए ने बी से कहा कि यदि तुम मुझे 3 कार्ड दोगे तो तुम्हारे पास मेरे बराबर कार्ड होंगे। तो ए भैया ने क्या कहा कि बी अगर तुम 3 कार्ड निकाल कर मुझे दे दोगे तो हम दोनों के पास हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो पहली चीज तो यह है, सीधी सी बात। दूसरा, यदि डी तुमसे 5 कार्ड ले लेता है, यानी कि बी से कह रहा है कि भैया तू 5 कार्ड दे देगा, ठीक है, डी को दे देगा, तो तुम्हारे पास ई के बराबर कार्ड हो जाएंगे, तो तुम्हारा मान किसके बराबर हो जाएगा, ई के। ये 2 इक्वेशन और हैं जो सवाल ने दे रखी। अब हमने यहां से ये जो था इससे तो पता लगा लिया, ठीक है। अब देखना कि यहां बी को हम ए के रूप में दर्शा सकते हैं, बी को ई के रूप में भी यहां पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे देख पाओगे कि सर ई और बी -5 हमारे पास में यहां पर है, ई बराबर बी -5, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि b -5 दुगना b -5 बराबर
बी प्लस डी, बी प्लस डी का मान कितना है, इसका मान x है 60, तो यहां से b का मान आ जाएगा, ये हो गया 30 + 5 35, और अगर b 35 है तो d का मान कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि टोटल 60 है। ई का तो पता लगे गया हमको 30 है। रही बात ए और सी की बात करनी है। अब हमारे पास बी 35 है, बी कितना है 35, बी अगर 35 है तो ए कितना होगा, यहां से हम लिख सकते हैं कि ए बराबर बी -6, यानी कि 35 - 6 29, तो सॉरी ए का भी नहीं, हमसे ए कितना आ गया 29। अब सी कितना होगा, ए प्लस सी हमारे पास में 60 है, तो सी हो जाएगा 60 - 29 31। अगर ये ए पूछता 29 है, सी पूछता 31 है हमारे पास, ई का मान पूछता 30 है, बी का मान पूछता 35 है, डी का मान पूछता 25 है। सबके कार्ड्स हम यहां पे निकाल सकते हैं, सबके कार्ड्स यहां पे निकाले जा सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट आओ, अगला देखें। एक किसान ने अपने चौकोर प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाई। क्या कहा इसने, चौकोर प्लॉट है और उसके चारों तरफ किसान ने बाड़ लगा दी। ठीक है, बाड़ होती है, बाड़ाबंदी उसकी कर दी है चारों तरफ से, ताकि जंगली जानवर और कोई प्रवेश ना कर सके। उसने चौकोर प्लॉट के प्रत्येक तरफ से 27 बाड़ के खंभे लगाए। क्या कहा, ही यूज्ड 27 फेंस पोल्स ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, हाउ मेनी पोल्स डिड ही नीड ऑल टुगेदर। ठीक है, चौकोर प्लाट के प्रत्येक तरफ 27 बाड़ के खंभे लगाए हैं, प्रत्येक तरफ 27 है। इसका मतलब क्या होता है, चौकोर बाड़ कुछ ऐसी होती है कि नहीं होती है, चौकोर बाड़ कुछ ऐसी होती है, और इसने कहा है 27 खंभे, यानी ये देखो, ये हैं 27 खंभे, प्रत्येक तरफ 27 है। ठीक, क्योंकि ये चौकोर है, और सवाल अगर सोचने का ही नहीं होता तो हम कह देते हर तरफ 27 हैं, तो अब टोटल कितने खंभे हो जाएंगे, 27 × 4, कुल कितने खंभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, फार्मर बिल्ट ए फेंस अराउंड हिज स्क्वायर प्लॉट, ही यूज्ड 27 फेंस पोल्स ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। हर साइड पे 27 जो पोल्स हैं उसका इस्तेमाल किया है। हाउ मेनी पोल्स डिड ही नीड ऑल टुगेदर। ठीक, अब आप कहोगे कि सर 27 इधर लगा दिए, 27 इस तरफ लगा देगा, 27 यहां लगा देगा, 27 यहां लगा देगा। अब देखो, बाड़ाबंदी में क्या होता है ना, कि एक खंबा तो कहीं ना कहीं कॉमन होता है दोनों जगह। अब मान लो 27 कॉमन ही नहीं है, तो बाड़ाबंदी स्क्वायर है ये हमारे पास में। ठीक है, तो सिचुएशन यहां बनती है, थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में एक लाइन और लिखनी चाहिए थी जस्टिफाई करने के लिए। दो तरह के सवाल बनते हैं। अगर कॉर्नर में हमारे पास पोल कॉमन नहीं है, ध्यान से सुनना, कॉर्नर में कोई कॉमन पोल नहीं है, तब तो 27 के 108 हो जाएगा, लेकिन वो चीज ये पूछ नहीं रहा, इसके लक्षण दिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो आप देखो कि सर यहां हमारे पास में एक पोल सभी का कॉमन होगा, तो आप ऐसे समझना 27 में से एक पोल यहां कोने पे है सभी जगह, और ये पोल जो है, अब देखना 27 में से इधर बीच में है 25, ये 26 और 27, इधर भी होंगे 25, ये दो इधर है, इधर भी होंगे बीच में 25, हर तरफ 27 है, इधर भी होंगे बीच में 25, तो टोटल हो गए 25 × 4 प्लस 4 कोने पे हैं, तो ये 100 + 4 104 पोल्स नीडेड होंगे। क्योंकि ये हमारे पास में स्क्वायर, यहां पे हमारे पास में खेत है, इसका फार्म है, वो क्या है, स्क्वायर फॉर्म में है, और स्क्वायर फॉर्म में अगर ये हमारे पास में है तो इस तरीके से हमको सोचना पड़ेगा, स्क्वायर है तो हर तरफ हर साइड पे अगर कोने पर एक होगा ना, तो ये इस साइड में भी काउंट हो रहा है और इस साइड में भी काउंट हो रहा है, दोनों साइड में काउंट होगा कोने वाला, क्योंकि इस भुजा पे भी स्थित है, इस भुजा पे भी स्थित है। जो एग्जैक्ट कोने पे होगा वो दोनों तरफ गिना जाएगा। ठीक है, तो इसको भैया को एक चीज और बोलनी थी कि कोने पर भी पोल है,
अगर कोने पे पोल नहीं है तो उस सिचुएशन में ऐसा कर सकते हैं कि 27 इधर फंसा दिए 27, तब 108 हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्क्वायर फेंस होता है तो कोने पर एक का टिकना जरूरी होता है, कोने पे जरूर ठुकेगा। तो ये इसने आपके सेल्फ सोचने के ऊपर छोड़ा। नेक्स्ट, बाकी सवाल ने जो दे दिया सत्य मानना पड़ेगा भैया, है कि नहीं? लड़ नहीं सकते सवाल से, लेकिन हमारे दिमाग में हर एक सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। एक शहर में 40% वयस्क निरक्षर हैं जबकि 85% बच्चे साक्षर हैं। यदि वयस्कों और बच्चों का अनुपात 2:3 है तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर भाग है? ठीक है, तो क्या कहा इसने, वयस्क और बच्चे। अच्छा, मेल फीमेल सब आ गए इसमें, बच्चों में मेल और फीमेल दोनों हैं और वयस्कों में भी मेल और फीमेल हमारे पास में दोनों हैं। तो आप ध्यान से देखना कि सर हमारे पास में यहाँ पे अडल्ट यानी कि वयस्क जो हैं, अडल्ट हमारे पास 40% है जो क्या है, निरक्षर हैं। तो ये हमारे पास में इलिटरेट हैं और लिटरेट हमारे पास में 60% है। ठीक, और बच्चों की बात की जाए, किड्स, तो यहाँ पे 15% इलिटरेट और 85% लिटरेट। ठीक है, 15% इलिटरेट हैं, 85% हमारे पास लिटरेट है। आगे इसने कहा है बच्चों का अनुपात और वयस्कों का अनुपात 2:3 है। वयस्क और बच्चों का अनुपात 2:3 है, यानी 2:3 ऐसे बच्चे ज्यादा है। ऐसा अगर रेशियो है तो आपको बताना है जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर भाग है, टोटल जनसंख्या का कितना भाग साक्षर है। तो आप ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो 200 अडल्ट हैं और 300 बच्चे हैं, ये हमने क्या किया, माना कि। इससे क्या है, आपको कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगी। ठीक है, 200 लोग अडल्ट हैं, अब 200 में से 60% लिटरेट हैं, तो 200 में से 60 है, 120 लोग पढ़े हुए हैं और 80 अनपढ़ हैं। फिर 300 की बात की जाए तो 300 में से 15 और 85, ठीक है, तो 45 अनपढ़ हैं और हमारे पास में 255 पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हमसे पूछा है कितना भाग साक्षर है, तो टोटल में देखा जाए तो 255 पढ़े लिखे हैं, 120 पढ़े लिखे हैं, तो 255 प्लस 120 बटे टोटल लोग हैं 500 गुणा 100। तो यहाँ हमारे पास में 375/500 गुणा 100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 5 से देखा जाए तो 5 सत्ते 35, 55 25, 75% भाग एजुकेटेड है। कितना, कुल पॉपुलेशन का 75% हिस्सा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। तो यहां जानकारियों को ऐसे दे दिया, तो आपको यह समझना जरूरी है कि अलग अलग है, इस तरीके से देखी जा सकती। ठीक है, इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। बाकी इसमें आप मिक्सर एंड एलिगेशन भी लगा सकते हो, जिसको मिक्सर एंड एलिगेशन आता है वो ऐसे लगा सकता है। एजुकेटेड की बात करें तो बच्चों में एजुकेटेड हैं 85% और वयस्कों में एजुकेटेड हैं हमारे पास में, यहाँ पे अडल्ट के अंदर हैं हमारे पास कितने एजुकेटेड, 60%। ठीक है, इन दोनों का मिक्स आपको करना है और रेशियो कितना आना चाहिए हमारे पास में, जनसंख्या का अनुपात यहाँ पर होगा 3:2। ठीक है, ऐसा मिक्सिंग रेशियो हमारे पास में आएगा। ठीक है, तो ऐसा बीच में आप मान के चल सकते हो, x मान के, और फिर यहाँ 85 माइनस x माइनस 60, इनका अनुपात 3:2 होना चाहिए। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आगे चलो अगला देखें, a की आयु b से 3 गुना है। 4 वर्ष पहले c की आयु a से दुगनी थी, 4 वर्ष बाद a की आयु 31 वर्ष होगी। तो यहां हमारे पास a की आयु b से 3 गुना है। ठीक है, तो a की आयु b की 3 गुना है, तो a और b हमारे पास यहां पर हैं और b की 3 गुना है, यानी कि ये हमारे पास 3:1 है। 4 वर्ष पहले c की आयु a से दुगनी थी। ठीक है, टाइमलाइन बना दो फिर।
ये वर्तमान, ए अनुपात बी 3:1। 4 वर्ष पहले सी की आयु, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है और क्या कहा है, सी की आयु ए की दुगनी थी, ए की दुगनी थी। 4 वर्ष बाद ए की आयु 31 वर्ष होगी, 4 वर्ष बाद ए की आयु 31 वर्ष होगी। ए कितने का है, 31 का। ठीक है, तो चलो फिर सवाल ही खत्म हो गया। टाइमलाइन पे रख दोगे ना तो चीजें फिर टिपिकल नहीं लगती। 4 और 4 ये अंतर है 8 साल का सर। 31 इधर ए है तो ए की आयु इधर कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगा 31 माइनस 8 23 का। ए 23 का है तो सी आ जाएगा 23 का दुगुना 46। ठीक है, अब यहां देखो ए 23 का है तो 4 साल बाद ए कितने का होगा, तो ए हो जाएगा 27 का। और 27 किसका 3 गुना है, 9 का। बी है 9 का। तो पूछा है बी और सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बी की तो 9 है और सी की वर्तमान आयु चाहिए, सी 46 का है, 4 साल बाद कितने का होगा, 50 का हो जाएगा। तो वर्तमान आयु कितनी है, कि वर्तमान आयु बी प्लस सी की हमारे पास में यहां पर 50 और 9 कितनी है, 59। ठीक है, बी, अच्छा इसने एग्जैक्ट पूछ लिया अलग अलग, तो यहां बी और सी की, बी तो 9 का है सर और सी 50 का है। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में। अच्छा, जल्दबाजी करने वालों के लिए 46 भी दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखना टाइमलाइन का अर्थ है ये वर्तमान की स्थिति है, ये 4 साल पहले की है और ये भविष्य की है। सवाल ने वर्तमान का पूछा है तो यहां जो 46 का, यहां 46 का नहीं रहेगा, 4 साल बाद सभी की उम्र 4 साल बढ़ जाएगी। आगे अगला देखें, आज वरुण का जन्मदिन है, 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु से दुगनी हो जाएगी। फिर से अगेन आप देखो टाइमलाइन पे तुरंत इसको लिख दो। आज वरुण का हैप्पी बर्थडे है, ठीक है, और 1 वर्ष बाद उसकी आयु, 1 साल बाद की बात कर रहा है, वरुण की बात हो रही है यहां पे, वरुण की आयु 12 वर्ष पहले की आयु से दुगनी है। ध्यान से देखो, 12 वर्ष पहले जो आयु थी उसकी दुगनी है। मान लो यहां x थी तो यहां 2x है। ठीक है, अब क्या ये इस सवाल में इतना लिखा और आप समझ गए, 12 और 1 13 का अंतर है सर। x से x आयु बढ़ने पर ये हो गया तो x का मान ही 13 है। ठीक है, पूछा क्या है कि वरुण की आज आयु कितनी है, x का मान 13 है तो यहां 13 का था, यहां 26 का, 1 साल पहले था 25 का, तो वर्तमान में 25 का हुआ है और ये अपने पैदा होने की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट अगला देखो, एक पंछी शूटर से पूछा गया कि उसके बैग में कितने पक्षी हैं। उसने उत्तर दिया कि सभी गौरैया थी लेकिन 6, सभी कबूतर थे लेकिन 6, और सभी बतखें थी लेकिन 6। यानी कि ए बर्ड शूटर वॉज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन दी बैग, ही रिप्लाइड दैट देयर वर ऑल स्पैरोस बट 6। ऑल बट 6 का मतलब है कि 6 को छोड़ के बाकी सब स्पैरो हैं। ऑल पिजियंस बट 6, सभी पिजन हैं 6 को छोड़ के। ऑल डक्स बट 6, 6 को छोड़ के बाकी सब डक हैं। हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन दी बैग, बैग में टोटल बर्ड्स कितने हैं। ठीक है, क्या कहा है इसने, 6 को छोड़ के सभी हमारे पास में डक हैं, 6 को छोड़ के सभी स्पैरो हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, सोचने पे हल्का सा ये मजबूर आपको जरूर करेगा। विक्रम, सिटिंग अरेंजमेंट इज समथिंग आपको कई बार चीजों को समझना होता है, नॉट समथिंग यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्कूल डेज। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर जो स्कूल में आया हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को। आपकी प्रैक्टिस आपको वो कॉन्फिडेंस देगी कि आप एग्जाम के अंदर अच्छा कर सकें, और मल्टीपल प्रैक्टिस ही अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आपको देगी उस टॉपिक के अंदर। ठीक है, देयर इज नो रेमेडी विच विल एवर टेल यू कि बस सिर्फ देखने मात्र से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, वो टॉपिक ऐसा है, वो टॉपिक वास्तव में ऐसा है, सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, आपको गो थ्रू करना होता है। उसके बेसिक्स बड़े छोटे छोटे से हैं बट अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, तो गो थ्रू डेम,
और लाइव भी जब वो टॉपिक डिस्कस होगा सिटिंग अरेंजमेंट का, तो उसमें भी आप देख पाओगे। ओके। एक पक्षी शूटर से पूछा गया, हाँ समझे सवाल को क्या कह रहा है, कि बैग के अंदर हमारे पास में यहां पर सभी गौरैया हैं 6 को छोड़ के, सभी कबूतर हैं 6 को छोड़ के, सभी बतख हैं 6 को छोड़ के। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये बैग है हमारे पास में, और 6 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 फिक्स है हमारे पास में, और बाकी कितनी है हमें नहीं पता। ये क्या है हमारे पास में, गौरैया, पैरोस। ठीक है, फिर अगली बार इसने इनके लिए भी यही जवाब दिया पीजन के लिए, कि 6 को छोड़ के बाकी सारे पीजन है, 6 को छोड़ के बाकी सारे पीजन है। यानी कि यहां तीनों के लिए एक ही स्टेटमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी की संख्या 3 3 3 है। कितनी है, 3 3 3। 3 गौरैया हैं, तो ये बोलेगा गौरैया कितनी है, 6 को छोड़ के बाकी गौरैया हैं। यहां पे बतख कितनी है, 3 को छोड़ के 6 को छोड़ के बाकी बतख हैं। और हमारे पास में कबूतर कितने हैं, तो 6 को छोड़ के बाकी कबूतर हैं। ठीक है, तो यहां आपने क्या देखा, यहां आपने ये देखा कि सर हमारे पास में टोटल 9 जब होंगे, तो 9 की स्थिति में सभी की संख्या 3 3 होगी, और हर बार व्यक्ति ये कह सकता है कि 6 को छोड़ के बाकी सब बतख हैं, 6 को छोड़ के बाकी सब स्पैरो हैं, 6 को छोड़ के बाकी सब हमारे पास ये है। ये सिमेट्री की सिचुएशन थी। ये जब एक ही डायलॉग अलग अलग जानवर के लिए एक ही थैले के बारे में कहा जा रहा है, मतलब सिमेट्री है, सबकी संख्या बराबर है, सबकी संख्या बराबर है। तो अगर हम देखें 9 इनकी संख्या होगी, तो एग्जैक्टली स्टेटमेंट आ सकते हैं कौन से में है, 9 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ये थॉट प्रोसेस पे होते हैं, इनमें कोई फॉर्मूला हमारे पास में डिफाइंड या फिक्स हमारे पास में यहां पर नहीं होता। ठीक है, तो इनमें आप ये देखो, इनमें कोई आपको कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां पे आपको इसका इस्तेमाल करना है, आपको सोचना है, इनमें आपको थॉट प्रोसेस रखना है, और इसीलिए अरिथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत ऐसे टॉपिक्स, ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब पार्ट ऑफ रीजनिंग ही है। जब सवाल का आंसर आपके स्टार्टिंग तर्कों पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, तो वो अरिथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट हो जाता है हमारे पास में। ठीक है, जैसे स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, उसके अंदर अरिथमेटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, ना कि मैथ पूछी जाती है। रीजनिंग के सेक्शन में 2 से 3 4 प्रश्न उनके अरिथमेटिकल रीजनिंग पे होते हैं। यूपीएससी का पेपर है, उसके अंदर आपके ज्यादातर क्वेश्चंस अरिथमेटिकल रीजनिंग, ज्यादातर नहीं, आप ये समझ लो उनके सिलेबस का पार्ट है, अरिथमेटिकल रीजनिंग पूछते हैं, वो क्वांट नहीं पूछते, वो सिलेबस में नहीं लिखते। वो हम तो वो बोलते हैं कि अरिथमेटिकल रीजनिंग पूछेंगे, मतलब हर सवाल में सोचने पे मजबूर करेंगे। लड्डू नहीं होगा फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, सोचना पड़ेगा आपको आंसर लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला, श्री जॉनसन को 7 सप्ताह के काम के लिए 300 पाउंड और एक मुफ्त छुट्टी मिलती है, छुट्टी का मूल्य क्या है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ हॉलीडे। ठीक है, मिस्टर जॉनसन वॉज टू अर्न 300 पाउंड एंड ए फ्री हॉलीडे फॉर 7 वीक्स। 7 वीक्स वर्क, 7 हफ्तों के काम के बाद में उसको 300 पाउंड मिले और एक हॉलीडे मिला। ठीक है, ही वर्कड फॉर ओनली 4 वीक्स एंड अर्नड 30 पाउंड एंड ए फ्री हॉलीडे, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ हॉलीडे। बीच में एक लाइन और है, एक मुफ्त छुट्टी।
तो छुट्टी जो है उसकी कीमत क्या है? ठीक है, मूल्य से बढ़िया इसको ऐसे लिख लो, छुट्टी की कीमत क्या है भैया, ये बता दो मेरे को। छुट्टी कितनी भारी पड़ रही है उसको, ठीक है, ये आपको बताना है। सर इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सही से रिप्रेजेंट कर लो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल विमल, एकदम सही पकड़ा है आपने। रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में तभी आएगा जब आप उसके बारे में तर्क कर पा रहे हैं, उसको दर्शा पा रहे हैं। जैसे एज में मैंने कहा कि जो हमारा लाइन है उस पर डिपेंड रिप्रेजेंट कर दो उनको अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वैन में वैन आरेख बना दो, ठीक है। और बाकियों में आपको तर्क करने पड़ेंगे, लैंग्वेज आधारित प्रश्न होते हैं। ओके, तो देखो अब आप देख लो, 7 हफ्ते काम कर रहा है, तब उसको 300 पाउंड प्लस 1 हॉलीडे, ठीक है। तो पाउंड पाउंड जैसा नहीं लग रहा बनाने के बाद, एक हॉलीडे, ठीक। और 4 हफ्ता काम करता है तो इसको 30 पाउंड मिल रहे हैं बस, और 1 हॉलीडे, ठीक है। तो यहां से हमें पता लगा छुट्टी की कीमत चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतर लो, 3 हफ्ते का अंतर है। 3 हफ्ता वास्तव में इन दोनों का अंतर किसके इक्विवेलेंट है? 270 पाउंड के। 3 हफ्ते किसके बराबर है? 270 पाउंड के। 1 सप्ताह इसका वास्तव में हमारे पास 90 पाउंड के बराबर है। किसके बराबर है? 90 पाउंड के बराबर। अब छुट्टी की कीमत पूछी है, 1 सप्ताह 90 के बराबर है, तो आप ध्यान से देखना, ठीक है। 90 के बराबर है तो 90 गुणा 7 यहां कीमत होनी चाहिए थी। 90 गुणा 7, 7 नाम 63, 630 पाउंड इसको मिलने चाहिए थे, लेकिन 630 की जगह 300 मिले। क्यों? क्योंकि एक छुट्टी 330 पाउंड की है। कितने की है? 330 पाउंड की, ठीक है। यहां देखो 4 हफ्ते का इसको मिलना चाहिए था, 90 गुणा 4 360, 360 में से 330 तो इसका ही था। यानी कि भाई साहब ये छुट्टी लेता है ना एक, तो 350 पाउंड घटते हैं इसके। पता नहीं कैसी छुट्टी दे रहे हैं, हॉलीडे दे रहे हैं इसको, मतलब कहीं घुमाने ट्रिप पे भेज रहे होंगे। तो वो एक ट्रिप का ये पूछ रहा है कि वो ट्रिप की वर्थ कितनी है, उसकी ट्रिप का मूल्य कितना है। तो 350 पाउंड की पड़ रही है इसको वो हॉलीडे। अब इसकी चॉइस है कि लगभग 4 सप्ताह का पैसा ये एक हॉलीडे लेने में गुजार रहा है। ऐसा ये सवाल हमारे पास यहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखें, इस संरचना में तैरने वाली बतखों की संख्या। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डक्स दैट कुड स्विम इन दी फॉर्मेशन। इसने कहा कि कम से कम डक की संख्या क्या होगी जिसके लिए संरचना है कि तैरने वाली बतखों की सबसे छोटी संख्या क्या है। एक बतख के आगे 2 बतख, एक बतख के पीछे 2 बतख, और 2 बतखों के बीच में 1 बतख। बहुत शानदार सवाल। ये ऐसी पहेलियां बचपन में आप लोगों ने जरूर सुनी होंगी, हमने तो सुनी है स्कूल में, ठीक है। और हर क्लास में प्रोपोगेट होती हैं वैसी कहानियां, ठीक है। बतख लिख दिया इसने इस बार। कई बार बोलता है तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तीतर के बीच में 1 तीतर। बताओ कितने तीतर? बतख के आगे 2 बतख, बतख के पीछे 2 बतख, बतखों के बीच में 1 बतख। बताओ कितने बतख? ठीक है, कुछ भी लिख दे। गधे के आगे 2 गधे, गधे के पीछे 2 गधे, गधों के बीच में 1 गधा। बताओ कितने गधे? मिनिमम आपको बताना है, सबसे कम कितना संभव है, ठीक है। सुना होगा ये सवाल आप लोगों ने, और ये हर जगह पूछा जा चुका है। ऐसा कोई स्टेट लेवल एग्जाम नहीं, ऐसा कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम नहीं जिसमें ये प्रश्न नहीं आया हो, ठीक है। मिनिमम। अब ये सवाल आपके सोचने की क्षमता पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, बतख के आगे 2 बतख हैं, ये लो आगे 2 बतख, इतना तो होगा ही होगा। अगर किसी बतख के आगे 2 बतख है तो ऐसे तो होगा। अगला पढ़ो, एक बतख के आगे 2 बतख, तो इस वाली बतख के लिए आगे 2 बतख है। एक बतख के पीछे 2 बतख, तो ध्यान से देखना, इस बतख के, ओ भाई कहां चली गई बतख, इस बतख के पीछे 2 बतख है ना। और देखो 2 बतखों के बीच में 1 बतख, तो इन दोनों के बीच में 1 बतख। यानी कि अगर 3 हमारे पास में हैं
3 बतख हमारे पास में यहां पर हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक बतख के आगे 2 बतख होंगी, एक बतख के पीछे 2 बतख होंगी, 2 बतखों के बीच में एक बतख होगी, एक लाइन से ये बतख चल रही है। ठीक है, और पहेली के अकॉर्डिंग पहेली बुझ जाएगी। इस तरीके से आपको सोचना होता है। ठीक है, पक्षी के आगे 2 पक्षी, पक्षी के पीछे 2 पक्षी, पक्षियों के बीच में एक पक्षी, बताओ कितने पक्षी। मिनिमम के ऊपर ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा मिनिमम पे ही सवाल बनता है, मैक्सिमम तो कितना ही ले लो। अब 4 होंगे तो चारों पे भी ये शर्त लागू होगी, 5 पे भी होगी, 6 पे भी होगी, 7 पे भी होगी, 1000 पे भी होगी, 2000 पे भी होगी। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट देखें, 3 दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। क्या किया? एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। जब बिल प्राप्त हुआ तो अमिता ने वीना द्वारा भुगतान किए गए भुगतान का 2/3 भुगतान किया। 3 दोस्तों ने खाना खाया है। ठीक है, और जब बिल प्राप्त हुआ तो अमिता ने वीना द्वारा प्राप्त किए गए भुगतान का 2/3 भुगतान किया। वीना ने तान्या द्वारा भुगतान किए गए भुगतान का 1/2 भुगतान किया। वीना ने बिल का कौन सा हिस्सा चुकाया? ठीक, 3 दोस्त हैं, कौन कौन है? अमिता, वीना, तान्या। अब देखा, इसने कहा जब बिल प्राप्त हुआ तो अमिता ने वीना द्वारा भुगतान किए भुगतान का 2/3। अमिता ने 2/3, अगर वीना ने 3 किया है तो अमिता ने 2 किया है, ये रेशियो है इनका। वीना ने तान्या द्वारा किए गए भुगतान का 1/2। 1/2 का मतलब है तान्या ने 6 किया है, 1:2, और 1:2 का मतलब है इसका 3 है तो इसका 6 होगा। ठीक है, तो ये रेशियो 2 3 6, बस क्या हो गया, खत्म बात। वीना ने कितना दिया है? 3/6 3 9 2 11, 3/11 भाग दिया है। कितना दिया? 3/11। ये सीधा सीधा आपके पास में यहां पर क्वेश्चन है हिस्सों का ऐसा। अगला देखो, एक कक्षा में 20% सदस्यों के पास प्रत्येक के पास केवल 2 कारें। क्या कहा? 20% सदस्य हैं और प्रत्येक के पास में 2 कारें। ठीक है, सदस्यों के पास प्रत्येक के पास केवल 2 कारें। शेष 40% के पास प्रत्येक के पास 3 कारें। शेष सदस्यों के पास प्रत्येक के पास केवल 1 कार है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? अच्छा, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, डेफिनेटली ट्रू हमारे पास में यहां पर डेफिनेट का मतलब है 100% सत्य होना चाहिए। ठीक है, तो 20% लोग हैं, 20% के पास में 2 कार है, 40% के पास में हमारे पास 3 कार हैं, और शेष सदस्यों के पास प्रत्येक के पास 1 कार है। शेष कितने हो गए? 40 बच गए, इनके पास 1 कार। तो ओनली 20% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑन 3 कार्स ईच। ठीक है, ओनली 20% ऑफ टोटल मेंबर्स। एक कक्षा में 20% सदस्यों के पास प्रत्येक के पास में केवल 2 कारें हैं, के पास 3 कारें हैं, रिमेनिंग ठीक है 40% ऑफ द रिमेनिंग। अच्छा, रिमेनिंग की बात हो रही है, ओके के ओ। तो इन्होंने कहा भैया 100 अगर हमारे पास में क्या है कक्षा में छात्र, तो 20 जो हैं इनके पास में प्रत्येक के पास में 2 कार हैं। ठीक है, बच गया 80। अब आगे बोला है शेष, फिर बोला 40% ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग 80 है, इसका 40%, तो 800 के 32। 40% कितना होगा? 80 का 32 होगा, और बच कितना गया हमारे पास? 48। ठीक है, 40% के पास प्रत्येक के पास 3 कार है, इनके पास 3 कार है, और शेष सदस्यों के पास प्रत्येक के पास 1 कार है, 1 कार। ये सिचुएशन है, रिमेनिंग का परसेंटेज लेना है। कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? ओनली 20% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑन 3 कार्स ईच। टोटल मेंबर का 20% के पास 3 कार है, ये तो नहीं। 48% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑन ओनली 1 कार ईच, ये सही है, 48% के पास 1 कार है। 60% ऑफ टोटल मेंबर ऑन एटलीस्ट 2 कार्स ईच। 60% के पास कम से कम 2 कारें हैं, नहीं। देखो 2 कार इधर 20 और 32, तो 52% के पास में, 60 के पास नहीं। 80% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑन एटलीस्ट 1 कार। 80% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑन एटलीस्ट 1 कार। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 की कंडीशन तो लगेगी यहां पे। ठीक है, पर निश्चित रूप से सत्य की अगर बात की जाए यहां पे, ठीक है, निश्चित रूप से सत्य, तो 48% टोटल मेंबर ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑन ओनली 1 कार, केवल 1 कार वाले ये हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला देखें,
जब राहुल का जन्म हुआ तो उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे, उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। ठीक है, पिता भाई से 32 साल बड़े थे तो हमेशा 32 साल बड़े रहेंगे, और उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी तो हमेशा 25 वर्ष बड़ी रहेंगी। ठीक है, इफ राहुल्स ब्रदर इज 6 years ओल्डर देन हिम, ठीक है, 6 साल बड़ा है राहुल से। ठीक, तो राहुल का भाई 6 साल बड़ा है, ध्यान से देखना, राहुल का भाई 6 साल बड़ा है, तो राहुल का भाई पिता उसके भाई से 32 साल बड़े हैं, यानी कि राहुल का पिता उससे 38 साल बड़ा होगा। ठीक है, और देखो हिज मदर इज 3 years यंगर देन हिज फादर, 3 साल छोटी है, यानी कि 38 3 35 साल बड़ी है मम्मी उससे। हाउ ओल्ड वॉज राहुल सिस्टर व्हेन ही वॉज बोर्न, राहुल की सिस्टर कितने की थी? ध्यान से देखो क्या है इसमें, कुछ ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसने कई चीजें हमको दे दी, बीच का अंतर हमेशा समान होता है, मम्मी और पापा के बीच में अंतर 3 साल का है। ठीक है, तो ये देख लो, फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर, और राहुल खुद इधर। ठीक है, 5 जनों की फैमिली है, बिंदास। अब देखो, भाई और पिता के बीच में यहाँ पे 32 साल का अंतर है, हमेशा 32 रहेगा। इन दोनों में सिस्टर और इसमें हमारे पास कितने का है? 25 का है, हमेशा 25 का रहेगा। ठीक है, और इसने कहा कि 6 साल का अंतर है राहुल में और इसमें, आपसी तुलना कर रखी। ठीक है, मदर और फादर के बीच में 3 साल का अंतर है, तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास में यहाँ पर है। तो अब इसने पूछा है कि हाउ ओल्ड वॉज राहुल सिस्टर व्हेन ही वॉज बोर्न, सिस्टर और इसके बीच में पूछा है। क्या पूछा? सिस्टर और इसके बीच में। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में आप देखोगे कि राहुल और राहुल की मदर के बीच में कितना है कि सर ये सर 32 है, और इधर 6 हमारे पास यहाँ पर था, तो मदर के साथ इसका डिफरेंस हो जाएगा कितना? फादर के साथ 32 था तो मदर के साथ में होगा 29 का डिफरेंस है। ठीक है, कितने का? 29 का। यहाँ 29 प्लस 6 हमारे पास राहुल से मदर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 35 का, और मदर से सिस्टर का है 25 का, तो राहुल से सिस्टर का कितने साल का डिफरेंस होगा? 10 का। 35, 25 और 10 35। यही तुलना हम लोग कर सकते हैं जब भी डिफरेंस दे रखा हो। तो ये सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है इनका, ये इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही सोचना पड़ेगा, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बीच का अंतर दे रखा, हमेशा ध्यान रखो बीच का अंतर कभी नहीं बदलता, 10 साल का अंतर। नेक्स्ट आओ, अगला देखें, लास्ट सवाल। आधे मालिक अपने घोड़ों की पीठ पर हैं जबकि शेष अपने घोड़ों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 70 है तो कितने घोड़े? आधे मालिक घोड़ों की पीठ पे हैं, तो जमीन पे तो चलेंगे नहीं, वो घोड़ों के पैर ही होंगे। ठीक है, पैरों की संख्या 70 है, आधे आधे मालिक हमारे पास में यहां पर हो गए। ठीक है, यानी घोड़े भी आधे आधे, और मालिकों की बात की जाए, ठीक है, घोड़ों के पैर होते हैं 4, मालिकों के होते हैं 6। ठीक है, तो यहां हमारे पास में 4 का मल्टीपल होगा, इधर 6 का मल्टीपल होगा। ये वो हैं जो पैदल चल रहे हैं, और ये बैठकर चल रहे हैं, आधे आधे और हैं। ठीक है, आधे आधे और हैं, ये सिचुएशन हमारे पास में यहां पर है। मान लो x घोड़े हैं तो x ही मालिक हैं, x घोड़े हैं x ही मालिक हैं। तो यहां हमने क्या कहा कि सर 4x, घोड़े ही चल रहे हैं तो केवल घोड़ों के पैर हमारे पास में हुए, प्लस यहां क्या होगा? घोड़े और आदमी बराबर होंगे, हर घोड़े को एक आदमी ले जा रहा है, तो घोड़ों के पैर हैं 4x और आदमियों के पैर हैं 2, तो 2x हमने कर दिया। ठीक है, इन तीनों का योगफल कितना है? 70। तो यहां से आ गया सर 10x बराबर 70, x का मान 7 है। ठीक है, ध्यान से देखना, इधर 7 आदमी घोड़ों पे जा रहे हैं, 7 आदमी पैदल चल रहे हैं। ठीक है, 7 आदमी घोड़ों पे जा रहे हैं, 28 पैर टोटल हुए। यहाँ पे 7 आदमी हमारे पास पैदल हैं, तो घोड़ों के 7 चौके 28 और हमारे पास में 14। ठीक है, तो 56 14 70, ये सिचुएशन हमारे पास होगी। कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े इधर 7 इधर, 14 घोड़े हैं हमारे पास, 14 ही आदमी हैं, उनके मालिक हैं। ठीक है, चलिए
सो दैट्स इट। इन क्वेश्चंस को आप 2-3 बार रिवाइज करो, ठीक है। आपको हर एक वैरायटी जो थोड़ी सी मैथ से हटके पूछी जाती है रीजनिंग के अंदर, वो हमने डिस्कस करी है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग थे और वास्तव में आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। इनके थॉट प्रोसेस जब तक स्ट्राइक नहीं होते उतनी बार उसका गहन आपको एनालिसिस करना है प्रॉब्लम का। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।